जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों आपका दोस्त नसार जवेद। बातें हम करते रहते हैं सियासत पे, बात आज भी सियासत करेंगे, लेकिन आज हम एक खानदानी सियासत पर बात करेंगे। बात को यहां से शुरू करेंगे कि जेर नजर तस्वीर आप जो देख रहे हैं इस वक्त, ये साहब कल या परसों वफात पा गए हैं। यहां से हम बात शुरू करेंगे तो पीछे को चलते हैं। अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बड़े मोअज़्ज़ज़ और बड़े जो कहते हैं नमाजी परहेज़गार एक शख्सियत है, इंजीनियर थे अंग्रेज दौर में, हाजी नूर मोहम्मद साहब। और जब इंडिया और पाकिस्तान बना है उस वक्त ये पत्तों के कारखाना था, उसके अंदर ये इंजीनियर की अपनी जॉब कर रहे थे। तो इनके 9 बेटे थे। वो 9 बेटों की वजह से आमतौर पर पंजाब में लोग बेटों कहते हैं, इसकी डांगे हैं, डांग कहते हैं एक बड़े रॉड को, तो 9 डांगिया कहते थे इसलिए क्योंकि 9 बेटे थे। और सारे के सारे शरीफ बरामांस अपने बाप की तरह मेहनत मजदूरी करने वाले और अंत तक मेहनत करने वाले। चूंकि बाप इंजीनियर था तो बेटे भी अपने बाप से सीख के ज्यादातर जो इंजीनियरिंग लाइन में गए। आपको पता है कि किसी भी खानदान में बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, लेकिन एक आध बच्चा ऐसा होता है कि जिसने नाक में दम कर देना होता है, जिसने सारी जिंदगी करना कुछ नहीं होता, और दूसरे के हाथों पे, दूसरों की जेबों पे उसकी नजर होती है। और वो बंदा, लोग उसके बारे में आमतौर पे कहते हैं बंदा है तेरा आधा परिंदे काम हराम दे, इस तरह पंजाब में कहते हैं। तो इस खानदान में भी एक शख्स ऐसा था जो अयूब दौर में, सदर अयूब का जब दौर था उस वक्त बीडी मेंबर बने थे। वो बीडी मेंबरों के टाइम पे वो बीडी मेंबर बन गया, जबकि खानदान बहुत बड़ा था, बोर्ड सारे खानदान के बहुत ज्यादा थे। खानदान इसके जैसे ये थे ना 9 भाई, अब 9 भाइयों का बच्चे आप अंदाजा करें, किसी का 8, किसी का 7, किसी का 10। तो ये अकेले खानदान के बहुत सारे लोग थे। तो जो उनके आगे उनके पिछले थे ताए चाचे और ये दूसरे, वो एक बहुत बड़ा एक सर्कल था जिसके अंदर वोटों की लाइनें लगी थी। तो खानदानी वोट ही बहुत सारे थे, तो सब ने सपोर्ट की, सब ने पैसे दिए उस बिगड़े भाई को, वो बीडी मेंबर बन गया। पंजाब में एक मिसाल है कि आमतौर पे लोग कहते हैं मां नहीं मां, जो तो मैं थानेदार बनाया था पहले तेनों बिछा के कुटाऊंगा। बहरहाल मिसाल तो और तरह की है, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत सारी बात नहीं कह सकता क्योंकि शरीफ लोग मुझे देखते हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसी बात इधर बोलूं, लेकिन लोग बात समझ गए मैंने क्या बात बोली है। तो इस तरह सिलसिला चलता गया और उसके मुंह को खून लग गया। बाहर से तो उसके काबू को नहीं आता था, उसने घर के अंदर ही तबैयां बिछानी शुरू कर दी। सियासत जो है, जैसे आप मुल्क की सियासत देखते हैं, इसी तरह खानदान में सियासत। चूंकि मैं बीडी मेंबर बना था, सारी सियासत सीखी। वो सारी सियासत का जितना भी है निजाम उसने अपनी फैमिली के अंदर ही, खुद वो कुछ करने के काबिल नहीं था, ना उसके पास हुनर था, ना उसने कोई इंजीनियरिंग की अपने बाप दादा की, बाप भाइयों की तरह। बस वो इसी चक्कर में लग गया। उसने जब सियासत की इबादत है, लेकिन सियासत जब गंदी सियासत होती है वो तबाही मचा देती है। वो तबाही मचनी शुरू हुई खानदान की। बाप तो दुनिया से चला गया। उसने अपने भाइयों में सबसे नरम दिल भाई ढूंढने शुरू किए, और ऐसे भाई जिनको मैं फंसा सकूं, और ऐसे भाई जिनके पास जायदाद बन गई, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने अपने पैसे कमाए, जिन्होंने इंडस्ट्री लगाई। उसमें 2 भाई, उन्होंने पहले पार्टनरशिप पे फैसलाबाद के अंदर एक कंपनी बनाई। उस कंपनी को वहां से उन्होंने स्टार्ट किया और दोनों ने बहुत मेहनत की। वो मेहनत का सिला ये मिला कि दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की, और उन्होंने बहुत सारा माल बना दिया। और बैठ के उन्होंने डिसाइड किया कि भी ऐसा करते हैं कि हम आपस में बिजनेस को बांट लेते हैं, क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा हो गया। इससे पहले कोई लड़ाई झगड़ा हो हम बांट लेते हैं। उनमें से जो ये वाले भाई हैं, ये वहां से अपना बिजनेस हिस्सा वगैरह अलग करके लाहौर में आ गए, मिस्री शाह में। उधर आके उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था नसार एंड कंपनी। नसार एंड कंपनी से उन्होंने स्टार्ट किया। अल्लाह पाक ने इतनी बरकत डाली कि वो वैसे तरक्की करते रहे दोनों भाई। एक वो जो फैसलाबाद में रह गए उनका नाम था मोहम्मद हुसैन साहब, और जो लाहौर में आ गए उनका नाम था फजल अली साहब। तो इन्होंने जो अपनी तरक्कियां शुरू की, अब ये बंदा बैठा देखता था। उस वक्त तक इनके वाले साहब जिंदा थे, हाजी नूर मोहम्मद साहब इंजीनियर। तो हाजी नूर, जहां पे ये खुद चक्कर नहीं इसका चलता था, वहां पे सिफारिश लगवाता था अपने वाले साहब की। इसने क्या किया कि सबसे पहले इसने टारगेट किया फैसलाबाद में।
और फैसलाबाद में टारगेट करके उस भाई से उसकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए लिया। दूसरे के लिए इसको कोई रास्ता थोड़ा सा चाहिए होता है। वो रिश्ता लिया, रिश्ता लेके आगे काम शुरू हुआ। उधर खुदा की ऐसी हुई है, कुछ अरसे के बाद वो जो फैसलाबाद वाले हाजी मोहम्मद हुसैन साहब थे, उनका इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हो गया तो फिर वो जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो बांटने का टाइम आया। बांटने के लिए सर ये तो आपको पता खड़पैंच बना हुआ था पूरे खानदान का। इसने जो भी चक्कर चलाए सब कुछ उनका उठा के ले गया, फर्क कर दिया उनको। हाजी मोहम्मद हुसैन साहब के जो अपने बेटे थे वो बड़े अजियत और बड़े बुरे हालात में बेचारे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, पहले बड़ा फौत हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 3 बेटे थे, तीनों के तीनों फौत हो गए। और बेटी उनकी वो अपने घर में अपने बेटे के साथ ले गया, तो माल भी सारा ले गया। अब मुंह को और खून लग गया और ज्यादा वो मसला बन गया। उतनी देर में जब तक ये सारा इनका एक सिस्टम बन चुका था, ये गेम सारी चल रही थी, उतनी देर में जो हाजी फजल अली साहब वो उनका चूंकि अड्डा बड़ी अच्छी जगह पे, कंपनी की जगह बड़ी अच्छी जगह पे मिल गई मिस्री शाह में, वो एक मार्केट थी ऑलरेडी लोहे की। तो स्टीम बॉयलर का उन्होंने काम शुरू किया। इतनी जबरदस्त तरक्की की, इतनी जबरदस्त तरक्की की, उन्होंने 2-3 कंपनीज खोल ली। मुल्तान और चुंगी के सामने लाके उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी बना ली। जब वो कंपनी बन गई, सारा कुछ बन गया, तो फिर इसके मुंह से भी लालने टपक गई। उस वक्त तक भी इनके वाला साहब जिंदा थे। फिर उनकी सिफारिशात लगवा के इसने उनके साथ हालात सेट करने शुरू किए। जब इनका जैसे कहते हैं ना अमेरिका की दोस्ती बुरी है, दुश्मनी का कोई मसला नहीं होता। ये भी इसी तरह इसका इस शख्स का सिस्टम था कि इससे दोस्ती खतरनाक थी। खैर वो खतरनाक दोस्ती चली। कभी हज पे जा रहा है उनके खर्चे पे, हाजी फजल अली साहब के खर्चे पे, कभी कुछ करवा रहा है, कभी कुछ। जैसे आप सुनते हैं ना मजहबी टच, ये मजहबी टच और मजहबी इमोशनल ब्लैकमेलिंग, ये इसका वतीरा रहा है। और शुरू से इसने जो भी किया वो मजहबी तौर पे किया। जैसा कि कुछ जगह देखी, उसके ऊपर मस्जिद बना दी, बाहर दुकानें बना दी। अब वो दुकानों का किराया तो आ रहा है, तो कब्जा हो गया मस्जिद का, तो केस चले। केस चलने के लिए इसने बहुत सारे लोग रखे होते थे। बहुत सारे लोग ऐसे रखे थे जो हिंदी भी पढ़ लेते थे। पुराने ये 2 नंबर तरीके वो बना के कोर्स में जाके पुरानी शाम लाटे निकाल के पता नहीं क्या कुछ करके कब्जा कर लेता था। कसूर शहर है, उसके अंदर बसेरा था। और कसूर शहर में बहुत सारे अपने इर्द गिर्द के जितनी जगह थी सबके ऊपर कहीं मस्जिद बना ली, कहीं वैसे कब्जे कर लिए। वहीं पे जो हाजी फजल अली साहब थे, उनके जो ससुर थे, उनकी जगह थी, उनकी जगह पे कब्जा किया। और अभी तक उसके डॉक्यूमेंट्स जो है ना, वो उनकी जो उनके ससुर के जो आगे आल औलाद है उन सबके पास पड़े हुए हैं। वहां पे सबको ब्लैकमेल करके जो भाई खाते पीते थे उनसे अपने वाल साहब की सिफारिश लगवा के वहां पे एक कंपनी बर्फ खाना लगाया, उसका नाम रखा मदीना आइस फैक्ट्री। वो मदीना आइस फैक्ट्री चलने लगी और उसके जो वादा था कि भाई मैं चलाऊंगा और आप सबको पैसे दूंगा, किसी को कोई पैसा नहीं दिया। बल्कि वो मदीना आइस फैक्ट्री को वो किलाई वाली मार्स बन के बैठ गया, कब्जा कर गया। उस मदीना आइस फैक्ट्री के साथ से जितनी जमीनें लगती थी लोगों की, सबका बेड़ा गर्क हो गया, सब पे कब्जे हो गए, इसने कर लिए और कोई जगह नहीं छोड़ी। वहां से वक्त चला, वक्त चलता रहा। फिर इसने इसकी आंख हो गई हाजी फजल अली साहब की तरफ। हाजी फजल अली साहब को इसने कहना शुरू किया कि मुझे हज कराओ, ये करो, वो करो। जो कब्जा करना था उनको कहा जी यहाँ पे मस्जिद बना दे। अब वो बड़े, अब जो सारे भाई याद रखिएगा, सारे मजहबी लोग थे, मजहब से बड़ा लगाव था सबका। उन्होंने पैसा दिया मस्जिद बनाने के लिए, वो पैसा खाता रहा, मस्जिद बनती रही, मस्जिद के साथ मार्केट भी बनती रही। जो कि कब्जा तो मस्जिद करेगा लेकिन किराए उसके आएंगे, वो किराए इसके पास जाएंगे। इस तरह चलते चलते वो एक मस्जिद बनी। फिर इसने कोई और जगह ढूंढी, मुल्तान और चुंगी के ऊपर एक जगह थी, वहां पे एक मस्जिद बनवा दी, उसके बारे में दुकानें बनवा दी। अब वो पैसा यूज करता था हाजी फजल अली साहब का, कब्जा करता था किसी जगह पे, मस्जिद बनवाता था, उसके साथ मार्केट बनाता था और कब्जा जाता था। ये सिलसिला चलता रहा। फिर इसने जहन में आया कि मैं क्यों ना सारा ही रब कर दूं। आपको होता है ना कि काम सीधा था नहीं, अल्लाह में इसे वादा करके पैदा होते हैं कई लोग ना अपने खानदान में कि अल्लाह मैं सीधा काम जिस दिन करूंगा बेशक मुझे उठा लें। फिर उसने स्टार्ट कैसे लिया कि पहले सबसे पहले हाजी फजल अली साहब उनके घर में फसादात शुरू करवाए, बेटों के खिलाफ किया, बाप को नफरतें इतनी फैलाई कि कभी वो हज भी जा रहे हैं तो पीछे जी बेटे कब्जा ना कर जाए, बेटे यहाँ लगा है तो सब कोई बेटा को
मुख्तारनामे दे दो जी, फलां को मुख्तारनामा दे दो, कहीं पीछे से गड़बड़ ना जाए भाई। कभी मुख्तारनामे लिखवा लेने, कभी कुछ कर लेना, कभी वो अपने भाई को प्यार कर रहे थे, ऊपर वाले साहब को हुक्म था, वाले साहब उतनी देर में चले गए थे दुनिया से। तो वाले साहब चूंकि चले गए थे तो वाले साहब का जो इकाम थे वो मानने भी जरूरी थे। बातें चलते चलते यहां पहुंची कि इसने ये सारा कुछ खाना था और सबके पीछे लगा हुआ था। वो दो बच्चे छोटे थे, बहुत बहुत बचपना था। तो हाजी फजल अली साहब ने, शायद उनके ज़हन में ऐसी बात होगी, उन्होंने छोटे छोटे प्लाट लिए टाउनशिप में, इधर उधर प्लाट सलाट लिए, सोचा कि मैं अपनी औलाद में बांट दूंगा। और एक प्लाट उधर करीब ही लिया, क्योंकि दो बच्चे उनके बहुत छोटे थे। हाजी फजल अली साहब के दो बच्चे अभी स्कूल वगैरह के टाइम के बच्चे थे, उनके नाम पे एक और प्लाट इधर करीब ही ले लिया। अब ये सारा कुछ संभालता रहा, सारे डॉक्यूमेंटेशन संभालता रहा, सबको पीछे पीछे चलता रहा। किस मकसद ये, इन्होंने कि इसने कह दिया जी हाजी फजल अली साहब को कि जी ऐसा करते हैं कि आप एक ट्रस्ट बनाओ अल्लाह के राह पे। अब अल्लाह के राह पे भी आप देना हो, उसकी भी एक लिमिट है, उसका भी बताया गया कि कितना % दे सकते हैं। नहीं, सारा ही ट्रस्ट बना दो, और ट्रस्ट का मतलब मुझे बना दो। कैसी बात है, कैसी स्कीम है कि ट्रस्ट बना दो, ट्रस्ट का मतलब मुझे बना दो। वो मजहबी बंदे थे, उन्होंने बड़ी आयतें शर्तें सुना के, बड़ा कुछ सुना के ट्रस्ट बन गया। जब ट्रस्ट बना, उसका मतलब खुद बन गया। हाजी फजल अली साहब की जिंदगी के अंदर ही उनको यह एहसास हुआ कि यार मैंने ज्यादती की अपनी औलाद के साथ, ये नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट अगर बनाना भी है तो उसकी % होती है। अगर मैं सारा कुछ दे दूंगा तो मैं तो अपनी औलाद के साथ ज्यादती करके जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी ये ट्रस्ट मैं खत्म करूंगा। उन्होंने एक ट्रस्ट का तालनामा होता है वो करवा दिया। किसी वकील से मशवरा किया, उसने कहा जी ये तो मसले को आप जाकर तालनामा करवाइए, खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया। इसने जाके केस कर दिया कि ये इसको ट्रस्ट को खत्म नहीं कर सकते। तो उस केस करके उस केस की लंबी डेटें लेता रहा। डेटें लेते 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 ये बात जहां तक पहुंच गई कि वो हाजी फजल अली साहब भी दुनिया से रुखसत हो गए। इसके गमों से, कुछ उनको डायबिटिक थे, कुछ उनको अपने मसाइल थे, वो दुनिया से रुखसत हो गए। जो ही दुनिया से रुखसत हुए, इसने अपनी स्पीड में जो तरीके डाल डाल के केस लटकाया हुआ था उसको जरा स्पीड तेज कर दी। जो ही स्पीड तेज की तो अब जैसे ये गंदा निकला था उनके औलाद में, इस तरह हाजी फजल अली साहब के 4 बेटे थे। उन चारों में सबसे बड़ा जो था वो इसकी फोटो कॉपी थी। वो अपने घर में वो हाजी शफी था, मदीना इस फैक्ट्री कसूर वाला, वो अपने घर में वही था। ऐसे लोग आपस में बहुत जल्दी हाथ मिला लेते हैं। इन्होंने हाथ मिला लिए। हाथ मिला के दोनों सियासत में पाँव रखते थे। वो भी बीडी मेंबर, ये भी इलेक्शन वगैरह पे खड़ा होता था। नब्जें सब दोनों की सेम थी। अब उसका नाम जो हाजी फजल अली साहब का बड़ा बेटा, उसका नाम था हाजी फजल अहमद, और ये हाजी शफी, ये दोनों का आपस में कटजोड़ हो गया। इसने क्या बोला कि मैं चूंकि सबसे बड़ा हूं, जैसे पंजाब में एक रस्म में एक बात होती है कि जी फलां बड़े के सर पे पग बांधो, वो जो फैसला करेगा कोई करेगा। उसने बैठ के सबसे मुख्तारनामा लिखवा लिया अपने नाम के, मैंने इससे केस लड़ने हैं। मुखालिफ शो किया ना एक दूसरे को, लिखवा के बैठ के इन्होंने दोनों ने आपस में जड़ियां बांट ली। जब बांट ली, कब्जा उसने खुद कब्जा दे दिया हाजी शफी को जगह का, और उसने जगह से सामान उठा के पौने पौने सब बेचना शुरू कर दिया। जब वो सामान बेच रहे थे, उनका जो सबसे छोटा बेटा था उसको पता जवान हो गया हुआ था। वो जो 2 बच्चे, मैंने आपको कहा 2 बच्चे बहन भाई छोटे थे, वो थोड़ा शादीशुदा भी हो गया था, बड़ा भी हो गया था। उसको पता चला कि ये तो सारा सामान उठा के बाहर बेच रहे हैं, तो ये तो फैक्ट्री को खाली कर रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। वो गया पता करने के लिए, और उसने पुलिस को फोन किया 15 नंबर पे 15 उस वक्त नया शुरू हुआ था करके। वो उधर खड़ा हो गया। इन्होंने अंदर बहुत सारे बदमाश रखे हुए थे। तो हाजी शफी, उसके बेटे, उसका एक बेटा है, वो ना तो उसको अकल है ना को मौत है, सिर्फ अपने वो बाप के मारे हुए वो जो होते हैं ना जानवर, वो खाते खाते पला हुआ है। ना उसको कुछ सेंस है बात करने की, ना कुछ। और बदमाशी जब इस तरह की बदमाशी तो कोई भी कर सकता है, जैसे वो बदमाशी कर रहा है। ऊपर से जहां पे रहते थे एक वो बनाया होता है ना कि जी मेंबर रहा है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो उसकी वाकफियत है, ये है, वो है। इसी तरह वो जब उसने पुलिस को फोन किया उस लड़के ने, तो ये बदमाश के अंदर बहुत सारे छुपे हुए, इन्होंने आगे पीछे से कॉलर से उठाया, उसको अंदर ले गए। अंदर ले जाके इन्होंने उसके ऊपर बहुत जुल्म किया। उसको इतने सारे लोग पड़ गए, इतना मारा उसको, उसी के घर में ले जाके
उसके सिर में खून ही खून था, तो फुल जख्मी कर दिया उसको, अपनी तरफ से उसको मार दिया। इतनी देर में लोगों ने बाहर देखा, जो मलेदार तो जानते थे सारे ये कौन है, क्या हुआ है। वो लोगों ने उस लड़के के भाइयों को फोन किया कि यार तुम्हारे भाई को उठा के अंदर ले गए। कुछ लोग थाने को भागे, कुछ इधर उधर भागे कि शायद यार इसकी जान बचाने। हुआ ये कि वो ये लोग अपनी तरफ से, उसका खून बह गया हुआ था बहुत, अपनी तरफ से उसको मार चुके हुए थे। उधर से कुछ महल्ले के लोग भी पुलिस को लेके आ गए, इलाके के लोग, उसके भाई भी पहुंच गए। वो कोई सांस थी उस लड़के की, उसको हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में ले जाके उसका इलाज हुआ तो बच गया वो जब बच गया, लेकिन ऐसी हालत हो गई उसकी को 1.5 साल वो बेड पे रहा। उसके ऊपर बेड पे पड़े पे और पर्चे कटवा दिए ताकि इसको खा ले, बाकी कोई नहीं बोलेगा। पर्चे कट गए, पता नहीं क्या कुछ हो गया। तो बड़ा सिलसिला लंबा चौड़ा चला। उसके बाद वो जब उसकी जान बची, उसने देखा इतने पर्चे हैं, जेब में पैसे नहीं, हर चीज खा पी गई है, पूरे कब्जे कर गए। फिर उसके पास एक ही रास्ता था, उसकी माँ ने उसको बोला कि बेटा जिंदा रहोगे तो फिर मिलेंगे, तुम ऐसा करो। कभी कोई माँ से नहीं कहती कि भी मेरा बेटा मेरी शक्ल से दूर हो जाए, मेरे पास से दूर हो जाए, लेकिन मैं खुद तुम्हें कहती हूँ कि तुम कोई बाहर चला जा। फिर वो शख्स, वो लड़का बाहर चला गया। उसके पास और चॉइस भी कोई नहीं बची थी, ना खाने को कुछ था, शादीशुदा हो चुका था, ना कुछ खर्च करने को था, ना अपना इलाज कराने को था। वो अपने जख्मी जिस्म लेके दूसरे मुल्क में चला गया। वक्त गुजरता गया और उसने वही काम सबके साथ रखा। लोगों पे जुल्म जारी रहे, जबर जारी रहे। अब वो शख्स जिसका नाम हाजी मोहम्मद शफी, मदीना आइस फैक्ट्री कसूर वाला मशहूर है, वो कल परसों दुनिया से चला गया। होना तो ये चाहिए जितना माल लोगों का उसने खाया उसकी कब्र के साथ उसके अंदर डालना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि वो जो सामान जो कब्जे किए हैं उसी कब्जों के अंदर ही उसको दफन करना चाहिए। अल्लाह बेहतर जानता है कैसे कैसे लोगों की बददुआएं लेके वो बंदा शख्स गया है। हिसाब किताब हमारा ईमान है, चूंकि हम मुसलमान है, हमारा ईमान है कि जब हम मरेंगे हमारा हिसाब किताब होगा तो हम वहां जाके जवाब दे होंगे। अल्लाह पाक जिसके मखलूक को उसने तंग किया है, जिसकी मखलूक को तबाह बर्बाद किया है, जिसकी मखलूक को उसने कत्ल वारत की है, जिसकी मखलूक का खून बहाया है, जिसकी मखलूक का उसने पैसा खाया है, कब्जे किए हैं, वो अब दुनिया से चला गया है। लेकिन वो जो माल पीछे जमा कर गया, ऐसा माल आपको पता फसाद पैदा करता है। अब फसाद कहां कहां पैदा होंगे, कहां क्या कुछ होगा। जिन लोगों पे और कब्जे किए उनकी जिंदगी तो गुजर गई है और बाकी भी गुजर जाएगी। वो बड़ा कारसाज है, अल्लाह पाक करमनवाजी करता है। इस सारी स्टोरी के अंदर एक खास बात आपको एंड में बता दूं, उसके बाद इजाजत लूंगा। वो जो हाजी फजल अली साहब के 4 बेटे थे, सबसे छोटे आपको बताया ना 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। वो जो बच्चे थे जिसको उन्होंने अपनी तरफ से कत्ल कर दिया, जो मुल्क छोड़ के बाहर चला गया, उसका नाम है निसार मजवेद। वो ये बैठा हुआ है, वो ये मेरी स्टोरी है। उम्मीद है कि आपको स्टोरी सुनने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को गलत किसी को ठीक कह रहा हूं, मैं कोई किसी को गलत या ठीक करने वाला नहीं हूं। स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि मेरे दोस्त जो मुझे सुनने वाले हैं इबरत हासिल करें, किसी का हक ना खाएं, किसी को कब्जा ना करें, किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं। आपको अभी ऐसे लगेगा जैसे कुछ भी नहीं है, ये दुनिया फानी है, इधर बैठे नहीं रहना, चले जाएंगे, हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा और अपने हिसाब को कम से कम रखें। अल्लाह पाक का शुक्र है, उसने हर जगह से बचाया, हर किस्म की चीज मुझे दी है, हर किस्म का मुझे वो सोच भी नहीं सकता चीजें जो अल्लाह पाक ने मुझे दी। अल्लाह पाक अपने पास से अपनी जनाब से दे देता है, ऐसे लोगों को कुछ नहीं बनता। और आप ऐसे काम ना करें। दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और किसी स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।